सीबीएसई की वेबसाइट हैक, लाखों बच्चों का फ्यूचर है खतरे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे एक एथिकल हैकर ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर ढूंढा था वो वल्नरेबिलिटी, जिसके थ्रू वो सीधे पोर्टल के अंदर पूरा का पूरा एंटर कर पाया बिना किसी जानकारी के। तो आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली दोनों समझने वाले, साथ में समझेंगे सीबीएसई की वो गलतियां जो सीबीएसई छुपाना चाहता है आपसे, सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से कि हमने इसको यहां भेज दिया है और प्रोसेस में इंप्रूवमेंट नहीं करने की वजह से क्या उसको झेलना पड़ेगा। और सीबीएसई के बाद अब नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है एथिकल हैकर्स का, ये भी बताऊंगा मैं हमारी आज की वीडियो में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की पोर्टल में वो इतनी बड़ी खामी जो एक एथिकल हैकर, मतलब कि एक बहुत छोटे से बच्चे ने वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली। तो क्या ये वल्नरेबिलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसको ढूंढने के लिए बहुत टेक्निकल स्किल की चाहिए, या फिर बेसिक लेवल पे वल्नरेबिलिटी है? जैसे मैंने ये आपके सामने एक पेज बना रखा है, लॉगिन पेज है। यहां पे आप यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, लाइक आपका एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। बाद में आपको ये डमी पोर्टल है जो मैंने आपको बताया, ताकि मैं आपको सिमुलेट कर सकूं वो एनवायरनमेंट की ना कैसे उस एथिकल हैकर ने इस बग को ढूंढा होगा, और क्या एआई की हेल्प से भी हम इस बग को ढूंढ सकते हैं। मतलब कि जो बग उनको टाइम लगा ढूंढने में, क्या मैं इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को सेम एआई का यूज करके भी ढूंढ सकता हूं कि नहीं। तो दिख रहा होगा आपको, बहुत चल रहा है कि सीबीएसई जो है ये एक ऑन मार्क पोर्टल है। तो अब बादू में आपको जो वल्नरेबिलिटी वो कहाँ है, उसकी ऑन मार्क पोर्टल के ऊपर है ये वल्नरेबिलिटी है, जैसे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा ही सरी। तो अब जो है ये वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिस कंपनी से लिया गया है वो कंपनी क्या उसको टेस्टिंग करवाती है नहीं करवाती, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। एक ओवास्प जो है ये एक ओपन कम्युनिटी है जिसके जो भी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी रिसर्च करता है अपने रेगुलरली स्टैंडर्ड्स जो है ना वो रिलीज करता रहता है। अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट की टेस्ट कराती है, कोई भी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया जिस पे लाखों लोग जो है रजिस्टर्ड होने वाले हैं, और सीबीएसई जैसे और भी बहुत सारे वेंडर अगर इस टाइप के पोर्टल को उनसे परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है देयर शुड बी अ प्रोसेस। वो बताऊंगा मैं आपको। पहले हम समझते हैं इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के बारे में जो उसमें दिखा गया था। ये जो वल्नरेबिलिटी से बोलते हैं हार्ड कोडेड पासवर्ड, मतलब कि जो डेवलपर होता है वो कोड लिखते वक्त, जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं उस कोड को लिखने के दौरान आप उस कोड में ही अपने सीक्रेट पासवर्ड्स को छुपा देते हैं। अब ऐसा कोई डेवलपर जानबूझ के क्यों करेगा? जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम पे काफी सारे यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, कई बार ओटीपीज भी हम लोग हार्ड कोडेड कर देते हैं ताकि मैं बार बार नए नए ओटीपी डालना ना पड़े। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या था कि ना वेबसाइट के लॉगिन पेज के ऊपर जब आप देखोगे तो यहां पे आप इधर आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड। और इस कंडीशन में क्योंकि ये सीबीएसई की वेबसाइट है तो ऑब्वियसली बात है कि यूजर के पास दोनों ही चीजें नहीं होती, ना मेरे पास कोई एम्प्लॉय आईडी है ना मेरे पास कोई पासवर्ड है। तो यहां पे कोई और अटैक लगाना, लाइक ब्रूट फोर्स लगाना, वो सब पॉसिबल नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड करके भी मैं अगर चेक करना चाहूंगा तो बहुत रेयरली मुझे ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो इस कंडीशन में एथिकल हैकर्स या बग हंटर्स करते क्या है, इस पर्टिकुलर पेज का सोर्स कोड जो है एनालिसिस करना चालू करते हैं। जैसे यहां पे राइट क्लिक करा और यहां पे दे रखा है एक ऑप्शन व्यू पेज सोर्स। जब व्यू पेज सोर्स करेंगे तो बेसिकली आप इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पेजेस जो होते हैं उनके कोड को रिव्यू कर सकते हैं। इस कोड में कई बार बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कोड के बारे में, HTML के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या ये डेटा दे रखा है। और नीचे आएंगे तो दिख रहा होगा आपको, यहां से हमने बॉडी जो है हमारा पार्ट स्टार्ट हो गया जो हमारे पेज पे विजिबल है। इससे ऊपर मैंने पूरा CSS ऐड कर रखा है। ठीक है, जो मेरे इस पर्टिकुलर इस पोर्टल की ग्राफिक्स को थोड़ा सा हैंडल करता है कि भाई कैसा कलर होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब चीजें दिख रहा होगा आपको। थोड़ा मैं जूम करता हूं आपको। तो इससे पहले ये समझता है कि एथिकल हैकर पहले ही समझता है कि इस एप्लीकेशन के को किस तरीके से लिखा गया है, कोड में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, स्टाइल हमने ऐड कर रखा है, कहाँ मार्जिन ऐड करना है, कौन सा फ़ॉन्ट साइज मुझे ऐड करना है, फ़ॉन्ट क्या होने वाला है, बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी मिनिमम हाइट क्या रहेगी, डिस्प्ले क्या रहेगा, ठीक है ना, पैडिंग क्या ऐड करनी है उसके अंदर, ऐसे करके। मतलब ये पूरा स्टाइल के लिए दे रखा है कि एक पेज के ऊपर अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक बात है, नीचे आते हैं इसको। जैसे हम इसको नीचे आएंगे बिल्कुल लास्ट में, तो जैसे अब स्टाइलिंग जब खत्म होता है तो स्टाइल दिख रहा होगा आपको, स्लैश लगा के स्टाइल खत्म कर दिया गया है, और आपका हेडर जो पार्ट है, हेड पार्ट, वो खत्म हो गया। अब जो बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, बॉडी पार्ट बेसिकली जो हमारे इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिबल है वो हमारा पार्ट होता है बॉडी पार्ट। तो जो एथिकल हैकर था उसने इस चीज को देखना शुरू करा कि पेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दिख रहा हो कुछ पार्ट आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सीबीएसई डिजिटल इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन पोर्टल, ये लिखा हुआ आ रहा है आपका यहाँ पे।
दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ लिखी हुई आ रही है ये वहीं से लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, वो कहाँ लिखा आ रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो वेब पेज पे हमें व्यू होता है वो बैकग्राउंड में कैसे नजर आता है। तो एक पर्टिकुलर पेंटेस्टर्स को, एथिकल हैकर को पहले समझना पड़ता है उस एप्लीकेशन के लॉजिक्स को, एप्लीकेशन के कोड को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये जो वल्नरेबिलिटी थी, यहाँ पे उसने कोड देखना है, एनालिसिस करा। ठीक है, अब नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ एक स्पेशल पार्ट दे रखा है जो ग्रीन पार्ट से, ग्रीन कलर से आपने दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। सो ग्रीन कलर से जो आपको विजिबल है ये होता है कमेंट पार्ट। कमेंट पार्ट मतलब कि ये जो कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है ये कभी भी मेरे इस पेज पे नजर नहीं आएगा। कोड का पार्ट रहेगा पर ये पेज पे नजर नहीं आएगा। और डेवलपर्स जो होते हैं आमतौर पे बार बार क्रेडेंशियल भूल जाए, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग मिलकर के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हर कोई यूजर नेम पासवर्ड अपने ब्राउजर में सेव नहीं करता, क्योंकि दिन के 50 पासवर्ड होते हैं उनके। तो क्या करते हैं वो लोग कि जब वो डेवलप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कोड के अंदर ही इस चीज को राइट कर देते हैं। अब क्योंकि आपके पेज पे नजर नहीं आएगा तो एक नॉर्मल यूजर के लिए तो कहीं पे कुछ यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ ही नहीं है। पर जब कोई एथिकल हैकर है, जो बग हंटर है, या फिर कोई डेवलपर है जो स्मार्ट है, जो कोड को रीड कर सकता है, उसने जाके देखा यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये साइन है, ये साइन होता है कि आपने कमेंटेड कर रखा है। अब जब आप ये साइन लगा दोगे किसी भी कंटेंट के स्टार्टिंग और एंड में, तो आपका एप्लीकेशन जो है ना, ब्राउजर समझ जाएगा कि मुझे इस पार्ट को विजिबल नहीं करना है वेब पेज। जो ब्राउजर जब आप इस पेज को ब्राउजर पे ओपन करोगे तो वो समझ जाएगा मुझे उस वाले पार्ट को जो कमेंट कर रखा है उसको मुझे डिस्प्ले नहीं करना। तो इस तरीके से हमारे दो काम होते हैं कि हमारा पासवर्ड भी स्टोर हो गया, प्लस साथ में मुझे बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं है। सेकंड मेरे पास ये कि ना ये मुझे पेज पे विजिबल नहीं हो रहा। तो जब वो टेस्टिंग वगैरह करते हैं या फिर जब डेवलपमेंट चल रहा हो तो उस दौरान वो ऐसा करके रखते हैं। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मास्टर यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, और ये मास्टर पासवर्ड। बता दूं मैं आपको ये डमी एनवायरनमेंट बताया है ताकि आप समझ सकें इसकी रियलिस्टिक को कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे देखी गई होगी या फिर इस वल्नरेबिलिटी को कैसे ढूंढा गया होगा। अब समझ में आ रहा है कि एक कोड को देख के बंदे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे क्या यूजर नेम पासवर्ड, और उसने क्या करा कि इसी यूजर नेम पासवर्ड को, इस यूजर नेम को उठाया, कॉपी करा और यहां पे जाके इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे जाके पेस्ट कर दिया और यहां पे जाके उसने पासवर्ड उठा के डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर वेबसाइट के अंदर, इसे बोलते हैं हम हार्ड कोडेड इशू, और ये पता है इसका रीजन क्या होता है कि ये क्यों आ रहा है। और सीबीएसई अब खुद बोल रहा है कि ना इसको हम लोग एक हमारी प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम, अगर आप इनके ट्विटर हैंडलर पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब कि मुझे पढ़ के भी बड़ा अजीब सा लगा। वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ इन द OnMark पोर्टल ऑफ अवर सर्विस प्रोवाइडर दैट इज बीइंग फ्लैग्ड इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, उनके जो सर्विस प्रोवाइडर थे जिन्होंने उनको ये पोर्टल दिया, OnMark पोर्टल जो है ये सीबीएसई का खुद का डेवलप्ड पोर्टल नहीं है, किसी और से उन्होंने लिया है। एन एक्सपर्ट टीम ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैज बीन डिप्लॉयड ओवर द लास्ट फ्यू डेज अक्रॉस वेरियस आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द IITs टू फोर्टिफाई दीज सिस्टम। भाई IITs की जरूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक IIT का नाम लगा दोगे तो यू थिंक कि भाई बहुत प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, एक साइबर सिक्योरिटी टीम नहीं, इन सब की जरूरत ही नहीं है। देयर शुड बी अ बेसिक प्रोसीजर। अगर आप एक बेसिक प्रोसीजर को भी फॉलो करवा लेते ना तो आपको इतनी हेडेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये बेसिक प्रोसीजर है क्या, और सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि अभी ये पोर्टल जो है सीबीएसई का, ये पोर्टल बंद है। ठीक है ना, अगर आप OnMark की वेबसाइट पे भी जाओगे co.in, ये भी अभी फॉरबिडन दे रखा है। अब सबसे बड़ा कांड क्या है कि इस पर्टिकुलर OnMark पोर्टल पे सिर्फ यही नहीं चल रहा है, मतलब सीबीएसई नहीं है, अगर आप देखोगे तो इन्होंने औरों को भी दे रखा है। स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, उनको भी ये पोर्टल दिया गया है। उसके अलावा देखिए आप तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना, तो बिहार गवर्नमेंट को भी दे रखा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, उनको भी दे रखा है। सो मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर ये पोर्टल बहुत अच्छे से घुस चुका है। सो भाई ऐसे पोर्टल जो अपने एक बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, क्या कभी आपने इनके पोर्टल लेते वक्त कुछ बेसिक चीजें पूछी है? अब मैं दिखा रहा हूं आपको वो बेसिक चीजें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूछनी होती है जब भी वो किसी वेंडर का कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ऑनबोर्ड करता है। पहली चीज क्या होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन को फेज 1 में जब आप डेवलप करते हैं तो बहुत सारे डेवलपर होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं, तो पहले ही आप टेस्टिंग नहीं करते। पहले क्या होता है, उनका सोर्स कोड रिव्यू प्रोसीजर होता है, सोर्स कोड रिव्यू। ठीक है, रिव्यू।
अब जो हम लोग वीएपीटी वगैरह करते हैं वो अभी इनिशियली फेज 1 में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोड जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में, किसी के पास फ्रंट एंड कोड है, किसी के पास बैक एंड कोड है, किसी के पास डेटाबेस है, तो अलग अलग चीजें हैं, कुछ आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इस कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट काम आता है वो है सोर्स कोड रिव्यू। दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, और दोनों ही कराने बहुत इफेक्टिव होते हैं। स्टैटिक से आप थोड़ी सी देर के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगा करके भी आपको, और डायनामिक, ये दो प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है कोड को हम लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं। इसका एक बहुत बेस्ट सा एग्जांपल आप HCL ऐप स्कैन कर सकते हैं। HCL ऐप स्कैन का एक प्लगइन भी आता है जो आप अपने एडिटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसके लिए अगर आप ये विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर रहे हैं तो यहां पे जाके भी आप अपने एक्सटेंशन में जाके इस पर्टिकुलर, अब जैसे मैं यहां पे आया, एक्सटेंशन में गया, HCL ऐप स्कैन सर्च करेंगे, आप दिख रहा होगा आपको ये वाला प्लगइन। मतलब आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मतलब बहुत चीजें आप बता रहे हैं कि आप ये करेंगे वो करेंगे, नहीं 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 नहीं, आप डेवलपर को ये बोलो कि भाई ये HCL ऐप स्कैन जो है ना इसको इंस्टॉल कर लो, ताकि जितनी बार वो कोड लिखें और रन करें ऑटोमेटिकली वो ढूंढे उसमें वल्नरेबिलिटी और आपको हैंड टू हैंड दिखा दे। तो आपको एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज वो पहले कर रहे होते तो इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को वो पहले आइडेंटिफाई कर चुके होते, ठीक है। डायनेमिक के अंदर होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करके चला के देखना, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा कोड होता है तो बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती, ऐसा पॉसिबल भी है। पर अगर आपने स्टैटिक कराया हुआ होता तो उस कंडीशन में आप इस चीज को, जो ये हार्ड कोडेड सीक्रेट्स की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ चुके होते हैं। उसके बाद फेज 2 होता है हमारा, जब आप एक बार ये कंप्लीट कर लें तो इनकी रिपोर्टें आती है, जो रिपोर्ट्स में फाइंडिंग्स होती है आपको उनको रिव्यू करके पैच करवाना होता है। और फेज 2 मतलब इसके अंदर भी आपके फेज 1 फेज 2 होते हैं। फेज 1 में तो वो कमियां बताएंगे आपको, और फेज 2 के अंदर रीवेरिफिकेशन करेंगे कि आपने वो कमी सही करी कि नहीं करी। तो सीबीएसई को सिंपली क्या करना है, दो चीजें मांग लेनी है, भाई सोर्स कोड रिव्यू की मुझे फेज 1 और फेज 2 रिपोर्ट दे दो कि पहले क्या बग्स, आपने कब इसका सोर्स कोड रिव्यू करवाया, जब आप एप्लीकेशन का हैंडओवर ले रहे हैं उस टाइम पे कराया हुआ सोर्स कोड रिव्यू ही काम आएगा। अगर आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आपने सोर्स कोड रिव्यू करवा रखा है तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसके बाद काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। तो सीबीएसई को पहली चीज पूछनी चाहिए, सोर्स कोड रिव्यू की मुझे फेज 1 फेज 2 की रिपोर्ट चाहिए करंट डेट की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा वीएपीटी होता है, जिसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। वेब एप्लीकेशन में वीएपीटी हमारा होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग फुल फॉर्म होता है इसका। तो उनको फेज 1 फेज 2 वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट भी चाहिए होती है। अब ये क्यों, क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज लॉजिक्स होते हैं, जैसे बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज है, वो कभी भी आपके सोर्स कोड रिव्यू में नहीं आएगा। इवन ब्रूट फोर्स अटैक्स जो होते हैं, ये सब आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं ना, ये हम इसी पे कर पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको उनसे पूछना चाहिए था मुझे आपकी एप्लीकेशन की वीएपीटी की फेज 1 फेज 2 रिपोर्ट चाहिए। अगर आप उनसे ये दो चीजें मांग लेते ना, तो आज की तारीख में आपकी एप्लीकेशन में ये वल्नरेबिलिटी नहीं होती। आपको कोई है ना सो कॉल्ड IITians को डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स की जरूरत नहीं, कोई टीम की जरूरत नहीं है। एक सिंगल बंदा भी अपने दौरान ये पूरा काम कर सकता है। बड़ा बेसिक सा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको, तो ये जो फ्लॉज थे ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉज थे, सोर्स कोड रिव्यू प्रॉपर नहीं कराया गया होगा। अगर आज भी, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आज भी सीबीएसई उस वेंडर को फोन लगा के पूछता है और उनसे ओवर द ईमेल इन दोनों चीजों की डिटेल मांगता है, जिस दिन आपको ऐप हैंडओवर करा गया, क्या उस टाइम के आसपास की कोई आपकी ये दोनों रिपोर्ट थी है या नहीं, सोर्स कोड रिव्यू और वीएपीटी रिपोर्ट, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। आपको अपने प्रोसेस सुधारने की जरूरत है। जब आप किसी वेंडर को ऑनबोर्ड कर रहे हो तो ये एक बेसिक चीज है कि मैं उसका सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूं, सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी टेस्टिंग कराया है नहीं कराया, इसमें लाखों बच्चों का सवाल है। आप लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ में कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बेसिक एसेंशियल प्रैक्टिस है जो हर किसी को रखनी चाहिए। डजंट मैटर कि आप सीबीएसई की पोर्टल चला रहे हो, आप नीट का पोर्टल चला रहे हो, कुछ भी चलाओ आप, साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल। जैसे आदमी सांस लेना रोक नहीं सकता, साइबर सिक्योरिटी आपकी लाइफ का एसेंशियल पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो अब बेसिकली क्या है कि जब ये प्रोसेस फॉलो नहीं करा गया थ्रू आउट द एंटायर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सो इस कंडीशन के अंदर इन वेबसाइट के अंदर ही भर भर की वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक लाइव वेबसाइट थी जिसका मैंने कोड निकाला, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक पेज के अंदर, यहाँ पे इन्होंने एक मार्क्यू बैनर भी ऐड कर रखा है, इनका डाउन टाइम शेड्यूल टाइम डाउन टाइम जो था पहले, ठीक है ना, वो 22 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 के बीच के अंदर ये कुछ उन्होंने ऐड कर रखा होगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट उन्होंने ऐड करे हुए थे जिसकी वजह से ये हार्ड कोडेड पासवर्ड्स जो है ना निकल कर आ गए। तो डेवलपर को हमेशा कोई भी एप्लीकेशन को लाइव करने से पहले एक बार देखना चाहिए कि क्या है जो उन्होंने सीक्रेट्स ऐड कर रखे थे, क्या रॉ कोड जो ऐड कर रखे थे वो सब रिमूव हुए या नहीं हुए। कई बार ये ओटीपी में भी आता है, कई बार हम ओटीपी को भी हार्ड कोड कर देते हैं जिसकी वजह से हमसे नए नए ओटीपी नहीं मांगता, जो हमने सेट कर रखा है वही ओटीपी डालने से
लॉगिन हो जाता है। 12340000 बेसिक ओटीपीज होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस वीडियो का प्राइमरी पर्पस था ये नहीं बताना कि तुमने क्या नहीं करा, तुमने क्या नहीं करा। प्राइमरी पर्पस है कि अगर आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, या फिर कोई सीबीएसई का कोई देख रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो को, सो सबसे बेसिक है कि आपको ये प्रोसेस अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे, आपको अपने यहाँ पे टेस्टर बिठाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे रिपोर्ट ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। दिख रहा है आपको दो चीजें, सोर्स कोड रिव्यू की रिपोर्ट, डब्ल्यूएपीटी की रिपोर्ट। अगर मान लो यहां पे एक और एक्सट्रीम लेवल पे जाके अगर मैं बात करूं कि भाई बहुत एडवांस ही अपन कर लेते हैं, तो अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर एपीआई यूज हो रही है, एपीआई ध्यान देना, इसे बहुत बार बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, पर ये आप छोड़ना मत। अगर एपीआई भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे इसके अंदर कितनी इंटरनल एपीआईज हैं, ठीक है। इंटरनल एपीआई पूछ लो आप उनसे, और एक पूछ लो एक्सटर्नल एपीआई क्या है। कई बार इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप की होती है हमारे यहाँ पे, तो इन एपीआई की भी फेज 1 फेज 2 की रिपोर्ट मंगा लो उनसे, ठीक है। फेज 1 फेज 2 की रिपोर्ट मंगा लो। और तब भी अगर आपको दिक्कत लगेगी यार भाई ये सब भी हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे इंडिया के बहुत आगे हैं, और आप किसी से ही पूछोगे ना भाई बग करके दे दे मुझे इसमें, या बग्स इसमें बग्स ढूंढ दो इसके अंदर, कोई भी कर देगा। आप सिर्फ एक ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम को होस्ट कर दो, आपको ना आईआईटीएन को पैसे देने की जरूरत है, ना आपको कोई प्रोफेशनल टीम हायर करने की जरूरत है। बता रहा हूं छोटा सा सजेशन आपके लिए कि प्रोसेस को इंप्रूव करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसको ऐसे ही टेक्निक फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस जो रहेंगी वो आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के। हर एक न्यूज के बारे में टेक्निकल डिटेल जानने का मजा कुछ और होता है, और क्लैरिटी और मिलती है कि कमी हमने कहां करी, अब नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट ना करें, उसके लिए हमें क्या करवाना है। इस वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।